वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Parliamentary System, Chapter 12 from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यूज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम भारत की शासन प्रणाली के बिल्कुल दिल में उतर रहे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली जी ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा देश कैसे चलता है। बिल्कुल, ये वो सिस्टम है, वो ढांचा है जो तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी और सबसे जरूरी किसके प्रति जवाबदेह होगी। हाँ, मतलब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी किसके पास है। और ये यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो एक कोर टॉपिक है। एग्जैक्टली देखिए, जब हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करते हैं ना, तो उन्हें बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। और ये डिवीजन किस आधार पर होता है? ये क्लासिफिकेशन होता है सरकार के जो दो मुख्य अंग हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, उनके बीच के रिलेशनशिप के आधार पर। अच्छा, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पॉलिसीज के लिए, अपने कामों के लिए लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेह होती है। और भारत का संविधान सेंटर और स्टेट्स दोनों ही लेवल्स पर इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाता है ना? जी हाँ, सेंटर के लिए आर्टिकल 74 और 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट्स के लिए आर्टिकल 163 और 164। ये आर्टिकल्स ही इस सिस्टम की नींव रखते हैं संविधान में। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को और भी नामों से जाना जाता है, मैंने पढ़ा है। हाँ, कई नाम हैं इसके, जो इसके अलग अलग पहलुओं को हाईलाइट करते हैं। जैसे इसे कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में जो कैबिनेट होती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोर ग्रुप, वही पावर का असली केंद्र मतलब न्यूक्लियस होती है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहीं लिए जाते हैं। अच्छा, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं? बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि कैबिनेट, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है, वो संसद के प्रति और स्पेसिफिकली कहें तो लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होती है। मतलब जब तक लोकसभा का विश्वास हासिल है तभी तक सरकार है? प्रिसाइसली, जब तक उसे संसद का कॉन्फिडेंस प्राप्त है तभी तक वो ऑफिस में रहती है। और एक और नाम है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये नाम तो लंदन की उस जगह से आया है जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट है। हाँ, नाम वहीं से आया है क्योंकि ये सिस्टम सबसे पहले ब्रिटेन में ही विकसित हुआ, इवॉल्व हुआ। वेस्टमिंस्टर अब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि गवर्नेंस के एक खास मॉडल का सिंबल बन गया है। और ये मॉडल कहाँ-कहाँ प्रेवलेंट है? ये ब्रिटेन में तो है ही, साथ ही जापान, कनाडा और जाहिर है भारत जैसे कई देशों में अपनाया गया है। और इसका ऑपोजिट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसा कि यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका में है, उसे नॉन रिस्पॉन्सिबल या नॉन पार्लियामेंट्री या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कहते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिबल क्यों? क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट और उनकी टीम लेजिस्लेचर के प्रति उस तरह से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है, और उनका कार्यकाल भी लेजिस्लेचर पर निर्भर नहीं करता, वो फिक्स्ड होता है। आपने शुरू में कैबिनेट गवर्नमेंट का जिक्र किया था। आइवर जेनिंग्स ने भी इसे कैबिनेट सिस्टम कहा था, है ना? जी हाँ, आइवर जेनिंग्स ने इसी बात पर जोर दिया कि कैबिनेट ही पावर का असली केंद्र है। और इसी से जुड़ा प्राइम मिनिस्टर का रोल भी है। पहले शायद पीएम को प्राइमस इंटर पैरिस कहते थे। हाँ, पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता था, प्रिमस इंटर पैरिस, मतलब बराबर वालों में पहला, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स के बराबर, बस थोड़े से ज्यादा अधिकार। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बिल्कुल, हाल के दशकों में पीएम की पावर, उनका इन्फ्लुएंस, उनका स्टेटस, ये सब काफी बढ़ गया है। क्रॉसमन, मैकिन्टॉश जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट तो अब ब्रिटिश सिस्टम को प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट कहने लगे हैं। प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट मतलब अब पीएम से फर्स्ट अमंग इक्वल्स नहीं रहे। नहीं, अब वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। और ये बात काफी हद तक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लागू होती है। पीएम का व्यक्तित्व, उनकी पार्टी को मिला बहुमत, ये सब सरकार के कामकाज पर बहुत गहरा असर डालते हैं। चलिए, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन पार्ट पर, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। भारत में इस संसदीय सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, एक एक करके समझते हैं। जरूर। पहली विशेषता है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स का होना।
नॉमिनल और रियल। मतलब ये कि हमारे यहाँ दो तरह के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। एक है प्रेसिडेंट, वो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी डी ज्यूरे हेड या टिट्युलर हेड ऑफ द स्टेट, संवैधानिक प्रमुख। सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन असली पावर किसके पास है? असली यानी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव पावर वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। पीएम होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आर्टिकल 74 साफ कहता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइज करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसके हेड पीएम होंगे। और ये एडवाइस क्या प्रेसिडेंट इसे मानने के लिए बाध्य है? हाँ, ये पॉइंट बहुत क्रूशल है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये सलाह प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है। उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला फीचर। दूसरा फीचर नंबर 2, मेजॉरिटी पार्टी रूल यानी बहुमत वाले दल का शासन। ये तो सिंपल लगता है। जिस पार्टी को लोकसभा में ज्यादा सीटें मिली वो सरकार बनाएगी। हाँ, जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है यानी आधे से ज्यादा सीटें, वही सरकार बनाती है। प्रेसिडेंट उसी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और बाकी मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन पीएम की एडवाइस पर। पीएम ही अपनी टीम चुनते हैं। लेकिन आजकल तो अक्सर कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं। जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तब क्या होता है? हाँ, ये भी एक रियलिटी है। अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट सबसे बड़े दल या फिर चुनाव के बाद बने गठबंधन कोलिशन के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे फीचर पर, जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, इसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बेडरॉक प्रिंसिपल कहा जाता है, मतलब नींव का पत्थर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? इसका मतलब है कि मिनिस्टर्स सिर्फ अपने अपने विभाग के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार के हर फैसले के लिए कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से पार्लियामेंट को और स्पेसिफिकली लोकसभा को जवाबदेह होते हैं। आर्टिकल 75 में ये साफ लिखा है। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर वाली बात यहीं से आती है। एग्जैक्टली, वो एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो माना जाता है कि वो सभी मिनिस्टर्स का फैसला है, भले ही अंदर मीटिंग में किसी ने असहमति जताई हो। और अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दे तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है, किसी एक मंत्री को नहीं। जी हाँ, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम को इस्तीफा देना होता है। यही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सार है। ये तो बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का। अगला फीचर क्या है? फीचर 4 है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी यानी राजनीतिक एकरूपता। हाँ, आमतौर पर ऐसा होता है। यूजुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, तो जाहिर है उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी सेम होती है। वो एक ही पॉलिटिकल प्रोग्राम पर काम करते हैं। लेकिन कोalition गवर्नमेंट्स में तो अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं। सही कहा। कोलिशन गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं, जिनकी विचारधाराएं भी अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या आपसी सहमति कंसेंसस के आधार पर काम करने के लिए बंधे होते हैं। पूरी तरह होमोजीनिटी शायद ना हो, पर एक वर्किंग कंसेंसस होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट फीचर। फीचर 5, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप मतलब मिनिस्टर्स दो जगह के मेंबर होते हैं? हाँ, एक तरह से मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट दोनों के मेंबर्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं रह सकता अगर वो पार्लियामेंट का सदस्य न हो। अच्छा, तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए जो चुनाव नहीं जीता या एमपी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति मंत्री बन तो सकता है, लेकिन उसे अपॉइंटमेंट के बाद 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के किसी भी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा, सदस्य बनना जरूरी है। और अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाए तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। So, a person cannot remain a minister for more than 6 consecutive months without being a member of parliament. ये भी एक इम्पोर्टेंट चेक है। फीचर नंबर 6। फीचर 6, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ये तो हमने पहले भी टच किया था। पीएम का रोल सेंट्रल होता है। बिल्कुल, पीएम इस पूरे सिस्टम के लीडर होते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नेता हैं, पार्लियामेंट में सत्ताधारी दल के नेता हैं और अपनी पार्टी के भी नेता हैं। सरकार के कामकाज को दिशा देना,
कोऑर्डिनेशन करना, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेना, इन सब में उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट और क्रूशल होता है। राइट। अब अगला फीचर। फीचर 7, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी निचले सदन, लोकसभा का विघटन। मतलब लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है? हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव को ये अधिकार होता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये रेकमेंड कर सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए उसके 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले भी। और प्रेसिडेंट को ये मानना पड़ता है? जनरली यस। अगर पीएम ऐसी सलाह देते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है या डेडलॉक है या वो फ्रेश मैंडेट चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट उनकी सलाह पर लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करवाने का अधिकार है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां प्रेसिडेंट कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये की डिफरेंस है। और आखिरी फीचर है फीचर 8, सीक्रेसी, यानी गोपनीयता। मिनिस्टर्स को गोपनीयता रखनी पड़ती है, किस चीज की? मिनिस्टर्स सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वो अपनी प्रोसीडिंग्स, मतलब कैबिनेट मीटिंग में क्या चर्चा हुई, क्या फैसले लिए गए, नीतियां क्या बन रही हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिवल्ज नहीं कर सकते जब तक कि वो ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए। इसके लिए कोई शपथ भी होती है? जी हाँ, मंत्री पद संभालने से पहले उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी लेनी होती है। ये शपथ प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये हो गए पार्लियामेंट्री सिस्टम के 8 कोर फीचर्स। अब इसे और बेहतर समझने के लिए, जैसा आपने पहले कहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स से कंपेयर करते हैं। हाँ, ये कंपैरिजन बहुत यूजफुल है। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। ए, सिंगल एग्जीक्यूटिव। वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। भारत की तरह 2 अलग-अलग पद नहीं है। वो सेरेमोनियल हेड भी हैं और एग्जीक्यूटिव को लीड भी करते हैं। ठीक है। और उनका चुनाव और कार्यकाल? इलेक्शन एंड टेन्योर। प्रेसिडेंट को सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है 4 इयर्स के फिक्स टेन्योर के लिए। उन्हें कांग्रेस आसानी से हटा नहीं सकती। हटाने का एक ही तरीका है, इम्पीचमेंट, वो भी किसी बहुत गंभीर असंवैधानिक काम के लिए। भारत में तो सरकार कभी भी गिर सकती है, नो कॉन्फिडेंस से। बिल्कुल, यही स्टेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ट्रेड ऑफ है। तीसरा फीचर, कैबिनेट। प्रेसिडेंट एक कैबिनेट की मदद से शासन करते हैं, जिसे कभी-कभी किचन कैबिनेट भी कहते हैं। ये मिनिस्टर्स की तरह नहीं होते, बल्कि डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं, जो इलेक्टेड में ही होते। और ये कैबिनेट कैसी होती है? ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होती है। प्रेसिडेंट ही इन्हें सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं और हटा भी सकते हैं। ये सेक्रेटरी सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कांग्रेस के प्रति नहीं। अच्छा, कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। प्रेसिडेंट और उनके सेक्रेटरीज अपने कामों के लिए कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ना तो कांग्रेस के मेंबर होते हैं और ना ही उसके सेशंस अटेंड करते हैं, सिवाय कुछ खास मौकों के, जैसे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। ये डबल मेंबरशिप वाले फीचर का बिल्कुल उल्टा है। हाँ, और ए, डिसोल्यूशन। प्रेसिडेंट कांग्रेस के लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व नहीं कर सकते, जैसे भारत में पीएम लोकसभा को डिसॉल्व करवा सकते हैं। और सबसे फंडामेंटल डिफरेंस? एफ, सेपरेशन ऑफ पावर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का आधार है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स तीनों बिल्कुल अलग हैं और सरकार के 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स में वेस्टेड हैं, एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं। जबकि हमारे यहाँ तो फ्यूजन ऑफ पावर्स है, जैसा हमने देखा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही निकलती है। प्रिसाइजली, तो ये मुख्य अंतर हैं। ओके, ये कंपैरिजन बहुत क्लियर पिक्चर देता है। अब सवाल उठता है कि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द मेरिट्स? हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसे क्यों प्रेफर किया? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरिट 1, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। वो कैसे? क्योंकि एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर, एमपीज का ही हिस्सा होते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो दोनों के बीच कोऑपरेशन बना रहता है। डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की गुंजाइश कम होती है, जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अक्सर देखी जाती हैं प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच। ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा फायदा तो इसकी पहचान ही है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। बिल्कुल। मेरिट 2, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक अकाउंटेबल सरकार स्थापित करता है। मिनिस्टर्स अपने हर काम के लिए, एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, सब के लिए पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पार्लियामेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इंश्योर करती है? और पार्लियामेंट के पास कई टूल्स हैं, जैसे क्वेश्चन आवर में सवाल पूछना, वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कशंस करना, एडजर्नमेंट मोशन लाना, और सबसे बड़ा हथियार,
नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार को हटा देना। ये सब मिनिस्टर्स पर कंट्रोल रखते हैं। तीसरा फायदा, मेरिट 3 प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, यानी तानाशाही से बचाओ। वो कैसे? पार्लियामेंट्री सिस्टम तानाशाही को कैसे रोकता है? देखिए, इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास होती है। यहाँ पावर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्टेड होती है। ये डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज पर चेक लगाता है। और पार्लियामेंट का कंट्रोल तो है ही। हाँ, एग्जीक्यूटिव हमेशा पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया जा सकता है। तो कोई एक व्यक्ति या ग्रुप आसानी से निरंकुश नहीं हो सकता। एक और मेरिट बताया जाता है रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का। ये क्या है? मेरिट 4 रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी खो देती है या नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाती है, सरकार गिर गई। हाँ। तो ऐसी स्थिति में हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट ऑपोजिशन पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि देश को तुरंत एक वैकल्पिक सरकार मिल सकती है बिना नए चुनाव करवाए। व्यवस्था चलती रहती है। अच्छा, तो विपक्ष हमेशा तैयार रहता है सरकार बनाने के लिए? थियोरेटिकली यस। इसीलिए डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा था, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। विपक्ष का नेता एक तरह से इंतजार में रहता है कि मौका मिले तो वो सरकार बनाए। ये तो कॉन्टिन्यूटी के लिए अच्छा है। और पांचवा फायदा, मेरिट 5 वाइड रिप्रेजेंटेशन। खासकर भारत जैसे डाइवर्स देश के लिए ये बहुत रिलेवेंट है। वाइड रिप्रेजेंटेशन मतलब ये कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज होते हैं। तो ये सिस्टम सरकार में देश के अलग अलग सेक्शंस, इंटरेस्ट्स और रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देने का ज्यादा स्कोप देता है। पीएम जब अपनी टीम चुनते हैं तो वो इस फैक्टर को, इस डाइवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं, जिससे नेशनल यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। हाँ, ये बात तो सही है। अलग अलग क्षेत्रों, समुदायों को लगता है कि सरकार में उनकी भी आवाज है। बिल्कुल। तो ये तो हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम के गुण। लेकिन अब एज दे से लेट्स गेट टू द अदर साइड ऑफ द कॉइन। हर सिस्टम की कुछ कमियां भी होती हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के डीमेरिट्स क्या हैं? इसके दोष क्या हैं? हाँ, डीमेरिट्स भी हैं और उन्हें जानना भी जरूरी है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा डिस्कस की जाने वाली कमी है डीमेरिट 1 अनस्टेबल गवर्नमेंट, अस्थिर सरकार। ये तो हमने मेरिट्स में स्टेबिलिटी के ऑपोजिट देखा था। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टेबल गवर्नमेंट की गारंटी नहीं देता। कोई एश्योरेंस नहीं है कि सरकार अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर ही लेगी। मिनिस्टर्स अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स की मर्सी पर डिपेंड करते हैं। और अस्थिरता के कारण क्या हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाना, पॉलिटिकल डिफेक्शन यानी दल बदल होना, या फिर मल्टी पार्टी कोएलिशन में किसी सहयोगी दल का समर्थन वापस ले लेना। ये सब सरकार को अनस्टेबल बना सकते हैं। भारत में तो इसके कई उदाहरण हैं, जैसे आपने पहले बताया था। हाँ, मोरारजी देसाई 1970-79, चरण सिंह 1979-80, वीपी सिंह 1989-90, चंद्रशेखर 1990-91, देवागौड़ा 1996-97, आई.के. गुजराल 1997-98। इन सबकी सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। ये अस्थिरता का प्रमाण है। और जब सरकार ही अस्थिर हो तो नीतियों का क्या होता होगा? यही दूसरी बड़ी कमी है। डीमेरिट 2 नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, नीतियों में निरंतरता का अभाव। मतलब ये सिस्टम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सरकार के टेन्योर की ही अनसर्टेनिटी रहती है। जब रूलिंग पार्टी बदलती है तो अक्सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी रेडिकल चेंजेस आ जाते हैं। कोई एग्जाम्पल? जैसे 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार की कई पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया। फिर 1980 में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो उन्होंने जनता पार्टी सरकार की नीतियों के साथ वैसा ही किया। इससे पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कंफ्यूजन बढ़ता है। ये तो डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाए तब तो सरकार स्टेबल होती है। हाँ, तब स्थिरता तो होती है, लेकिन उसका एक दूसरा खतरा पैदा हो सकता है और वो है डिमेरिट 3 डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, ये कैसे? जब रूलिंग पार्टी को पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है तो कैबिनेट बहुत पावरफुल हो जाती है, ऑटोक्रेटिक भी बन सकती है। वो फिर पार्लियामेंट को आसानी से डोमिनेट करती है और नियरली अनलिमिटेड पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। पार्लियामेंट तब महज एक फॉर्मेलिटी या रबर स्टैम्प बन के रह सकती है। क्या पॉलिटिकल थिंकर्स ने इस बारे में चेताया है? हाँ, एच.जे. लास्की जैसे थिंकर्स ने कहा है
कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव को टायरनी मतलब निरंकुशता का अपॉर्चुनिटी देता है। यहां तक कि फॉर्मर ब्रिटिश पीएम रैमजी म्यूर ने भी डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट की कंप्लेंट की थी। भारत में ऐसा कब देखा गया? ये फिनोमिना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में देखा गया था, जब कांग्रेस के पास लोकसभा में भारी बहुमत था। उस समय ये आरोप लगते थे कि कैबिनेट अपनी मनमानी कर रही है। इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। अस्थिरता भी एक डीमेरिट और ज्यादा स्थिरता भी एक डीमेरिट बन सकती है। बिल्कुल। अब चौथा डिमेरिट देखते हैं। डिमेरिट 4, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध। ये तो हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कंपेयर करते हुए देखा था। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल हैं। कैबिनेट जो है वो लेजिस्लेचर की लीडर भी है और एग्जीक्यूटिव का काम भी करती है। बैजेट का वो कोट था। हाँ, वॉल्टर बैजेट ने कहा था, द कैबिनेट इज अ हाइफन दैट जॉइंस द बकल दैट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स टुगेदर। ये सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर्स की थियरी के लेटर और स्पिरिट दोनों के अगेंस्ट जाता है। एसेंशियली ये फ्यूजन ऑफ पावर्स है। और आखिरी डीमेरिट? डीमेरिट 5, गवर्नमेंट बाय एमेचर्स, यानी अनुभवीनों की सरकार। एमेचर्स मतलब मिनिस्टर्स एक्सपर्ट नहीं होते। ये आलोचना की जाती है कि ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर्स जरूरी नहीं कि अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हों, वो मूलतः पॉलिटिशियंस होते हैं। पीएम के पास मिनिस्टर्स को चुनने की चॉइस भी लिमिटेड होती है। उन्हें पार्लियामेंट के मेंबर्स में से ही चुनना पड़ता है। वो एक्सटर्नल टैलेंट आसानी से नहीं ला सकते। और मिनिस्टर्स का टाइम भी तो बटा रहता है। एग्जैक्टली। मिनिस्टर्स अपना ज्यादातर टाइम पार्लियामेंट्री वर्क जैसे डिबेट्स, क्वेश्चंस का जवाब देना, कमिटी मीटिंग्स, फिर कैबिनेट मीटिंग्स और अपनी पार्टी एक्टिविटीज में डिवोट करते हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की बारीकियों पर ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। तो ये हो गए मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब अगर हम इन्हें टेबल फॉर्मेट में समराइज करें, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स को साइड बाय साइड, तो की डिफरेंसेस क्या होंगे? टेबल 12.1 की मेन बातें। हाँ, क्विकली रिकैप कर लेते हैं। फीचर्स: ड्यूअल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री वर्सेस सिंगल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल मेंबरशिप वर्सेस स्ट्रिक्ट सेपरेशन, फ्यूजन ऑफ पावर्स वर्सेस सेपरेशन ऑफ पावर्स। Merits: harmony between branches parliamentary versus potential conflict presidential. Responsible government parliamentary versus less direct responsibility presidential. Wide representation parliamentary versus narrow base potentially presidential. Ready alternative government parliamentary versus no easy alternative presidential. Prevents despotism parliamentary versus potential for executive dominance presidential. Demerits: unstable government parliamentary versus stable tenure presidential. No policy continuity parliamentary versus policy continuity presidential. Cabinet dictatorship possible in parliamentary versus potential deadlock presidential. Government by amateurs parliamentary versus government by experts possible in presidential. मेरिट्स को देखते हुए ये सवाल फिर से आता है कि आखिर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बजाय पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों चुना? रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जरूर इस पर बहस हुई होगी। हाँ, काफी डिटेल डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुनने के पीछे कई ठोस कारण थे। पहला, रीजन 1, फेमिलियरिटी विद द सिस्टम। फेमिलियरिटी मतलब हम इस सिस्टम से पहले से वाकिफ थे। हाँ, कुछ हद तक। ब्रिटिश रूल के दौरान, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के बाद भारत में यह सिस्टम धीरे धीरे ऑपरेशन में आ रहा था। हमारे नेता और प्रशासक इसके तौर तरीकों से समवॉट फेमिलियर हो चुके थे। के.एम. मुंशी का आर्ग्यूमेंट भी था शायद इसी पे। बिल्कुल। के.एम. मुंशी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि पिछले 30-40 सालों से हमारे यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस पार्लियामेंट्री बन गए हैं, तो अब इस मोड़ पर कोई नया अनफेमिलियर एक्सपीरियंस क्यों लें? ये लॉजिकल लगता है। दूसरा कारण? रीजन 2, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही को ज्यादा तरजीह लेना। ये डॉक्टर अंबेडकर का व्यू था। हाँ, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने असेंबली में बहुत जोर देकर कहा था कि एक डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव को 2 कंडीशंस पूरी करनी चाहिए, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उन्होंने माना कि दोनों को इक्वल डिग्री में पाना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या चुना? उन्होंने कहा कि अमेरिकन सिस्टम स्टेबिलिटी ज्यादा देता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, ब्रिटिश सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देता है पर स्टेबिलिटी कम। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम रेकमेंड करके स्टेबिलिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफर किया। उन्हें लगा कि रोजाना की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। तीसरा कारण क्या था? रीजन 3, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स,
विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव से बचने की जरूरत। जैसे यूएसए में होता है। हाँ, फ्रेमर्स देख रहे थे कि यूएसए के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स और डेडलॉक्स होते हैं। उन्हें लगा कि भारत जैसी नई नई आज़ाद हुई इन्फेंट डेमोक्रेसी इस तरह के परपेचुअल क्लीवेज या कॉन्फ्लिक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती। हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो देश के मैनिफोल्ड डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव हो, जिसमें टकराव कम से कम हो। और चौथा कारण भारत की अपनी सामाजिक सच्चाई से जुड़ा था। एग्जैक्टली। रीजन 4, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत दुनिया के मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट्स और कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटीज में से एक है। इतनी भाषा, धर्म, जातियां, क्षेत्र। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसमें कैसे मदद करता है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम इसमें अडॉप्ट किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये गवर्नमेंट में वेरियस सेक्शंस, इंटरेस्ट्स और रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देने का ग्रेटर स्कोप ऑफर करता है। ये नेशनल स्पिरिट को प्रमोट करेगा और एक यूनाइटेड इंडिया बनाने में मदद करेगा। यानी इंक्लूसिविटी एक बड़ा फैक्टर था। निश्चित रूप से। ये भी याद रखना चाहिए कि सिस्टम बदलने की बात बीच बीच में उठती रही है। 1970s से ये डिबेट चल रही है कि क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम से रिप्लेस करना चाहिए। 1975 में इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने क्या कहा था? कमेटी ने विचार किया और ओपाइंड किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में अच्छा काम कर रहा है और इसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ब्रिटिश मॉडल अपनाया, फेमिलियरिटी की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफरेंस देने की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन क्या हमारा सिस्टम ब्रिटिश मॉडल की एग्जैक्ट कॉपी है या डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल्स भी हैं? नहीं, ये रेप्लिका बिल्कुल नहीं है। हालांकि हमारा सिस्टम ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड है, इसमें कई इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पहला और सबसे फंडामेंटल अंतर है हेड ऑफ स्टेट को लेकर। इंडिया में रिपब्लिकन सिस्टम है, यानी हमारा हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, जबकि ब्रिटेन में मोनार्किकल सिस्टम है, वहां हेड ऑफ स्टेट हेरेडिटरी किंग या क्वीन होते हैं। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल। ब्रिटिश सिस्टम पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पर बेस्ड है। वहां पार्लियामेंट जो कानून बना दे वो सुप्रीम है, उसे कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। और इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, उसकी पावर्स लिमिटेड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है और फंडामेंटल राइट्स हैं। कोर्ट्स पार्लियामेंट के बनाए कानूनों को रिव्यू कर सकते हैं और असंवैधानिक होने पर रद्द भी कर सकते हैं। तीसरा है पीएम्स मेंबरशिप को लेकर। ब्रिटेन में कन्वेंशन है कि पीएम को लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना चाहिए। और भारत में पीएम पार्लियामेंट की किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और आई.के. गुजराल जब पीएम बने तो वो राज्यसभा के सदस्य थे। चौथा अंतर मिनिस्टर अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। हाँ, ब्रिटेन में यूजुअली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज ही मिनिस्टर्स बनते हैं। इंडिया में, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कोई नॉन एमपी भी मंत्री बन सकता है, बशर्ते वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर एमपी बन जाए। और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम है। मतलब राजा या रानी के हर ऑफिशियल एक्ट पर संबंधित मंत्री का काउंटर साइन होना जरूरी होता है, जो उसकी कानूनी जिम्मेदारी तय करता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मिनिस्टर्स को हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट के ऑफिशियल एक्ट्स को काउंटर साइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्डर्स प्रेसिडेंट के नाम से जारी होते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स की उस तरह की डायरेक्ट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक और चीज का जिक्र होता है, शैडो कैबिनेट। हाँ, छठा अंतर शैडो कैबिनेट का है। ये ब्रिटेन में एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। वहाँ ऑपोजिशन पार्टी एक फॉर्मल शैडो कैबिनेट बनाती है, जिसमें हर सरकारी मंत्री के समानांतर एक शैडो मिनिस्टर होता है। ये रूलिंग कैबिनेट पर नजर रखते हैं, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज तैयार करते हैं और अपने मेंबर्स को फ्यूचर ऑफिस के लिए प्रिपेयर करते हैं। और इंडिया में ऐसी कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है। हाँ, ऑपोजिशन अपना काम करती है, क्रिटिसाइज करती है, लेकिन शैडो कैबिनेट जैसा स्ट्रक्चर्ड सेटअप नहीं है। तो ये अंतर साफ दिखाते हैं कि हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया, बल्कि उसे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया है। बिल्कुल सही। हमने अपनी जरूरतों और अपनी सामाजिक राजनीतिक हकीकत के मुताबिक इसमें बदलाव किए हैं। तो कुल मिलाकर पार्लियामेंट्री सिस्टम ने भारत जैसे डाइवर्स देश को जोड़ने और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट देने में मदद की है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया है, सरकार को जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनाया है।
लेकिन जैसा हमने डीमेरिट्स में देखा, इंस्टेबिलिटी और पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी जैसी चैलेंजेस भी रही हैं और कभी-कभी कैबिनेट की डोमिनेंस का खतरा भी रहता है। तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। बिल्कुल। सो दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिफ्लेक्शन। क्या बदलते समय और भारत की डेवलपमेंटल नीड्स के साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम का मौजूदा स्वरूप ही सबसे उपयुक्त है, या इसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गुंजाइश है ताकि स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स कोर स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी? इस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल NCERTs, एम लक्ष्मीकांत, RS शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।